हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ प्लेन। और मोशन इन अ प्लेन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर। तो देखिए मोशन इन अ प्लेन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं या तो ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल में मोशन करे या फिर 3 डायमेंशनल में मोशन करे। तो देखिए मोशन इन अ प्लेन डिवाइड होता है आपका किसमें। सबसे पहली चीज़ इसमें हम समझते हैं, सबसे पहले होगा हमारा वेक्टर, और वेक्टर के बाद में हम देखेंगे सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन के बाद में हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या देखेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद में देखेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी इन अ स्पेस, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी इन स्पेस। ठीक। अब देखिए ये हो गया हमारा मोशन इन अ प्लेन। यानी कि मोशन इन अ प्लेन होता क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन के अंदर मोशन करे। तो देखिए मोशन इन अ प्लेन की जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ स्पेस या प्लेन, बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वेक्टर आर इजिकल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट है किसी प्लेन के अंदर मोशन कर रहा है, तो उस टाइप्स के मोशन को हम क्या बोलते हैं? मोशन इन अ प्लेन। अब जैसे ये लिखा हुआ है वेक्टर आर इजिकल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, या इसकी जगह हो सकता है वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखा हो, या हो सकता है एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ऊपर का जो मोशन है यानी कि मोशन इन अ प्लेन, वो तो चला गया 3D में। किस में चला गया? 3 डायमेंशन में। ये क्या होता है? 2 डायमेंशनल के अंदर होता है, और ये भी 2 डायमेंशन और ये भी 2 डायमेंशन। मतलब अब जो मोशन हो रहा है या तो एक्स और वाई प्लेन के अंदर हो रहा है, या फिर वाई जेड के अंदर हो रहा है, या फिर जेड एक्स प्लेन के अंदर मोशन हो रहा है। और सबसे पहली चीज़ हम मोशन इन अ प्लेन समझते हैं। तो देखिए हमने कोई एक 3D स्पेस बनाया। क्या बनाया हमने? एक 3D स्पेस बना लिया ये। अब कोई ऑब्जेक्ट जो है 3 डायमेंशन के अंदर मोशन कर रहा है। कितनी डायमेंशन के अंदर मोशन कर रहा है? 3 डायमेंशन के अंदर। जैसे क्या होता है कि ये प्लेन होता है हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर हो, तो देखिए पोजीशन जो होती है ऑब्जेक्ट की वो देखना होता है। इसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। या फिर यह कहीं हो 3 डायमेंशन या 3 एक्सेस पे हम देखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं। अब देखिए पहले हम मोशन इन अ प्लेन ही समझ लेते हैं। देखिए ये मोशन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई, या कोई वाई एक्सिस या जेड एक्सिस हो गया। ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। अब सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो कुछ डिस्टेंस इसकी इस वाले प्लेन से हो रही होगी, कुछ डिस्टेंस इस वाली एक्सिस से हो रही होगी, और कुछ डिस्टेंस इसकी एक्स एक्सिस से हो रही होगी। तो यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट पी कंसीडर कर लेते हैं, ये पी है, ठीक है। अब पी पॉइंट क्या होता है? हमारा एक्स वाई और जेड होता है, ठीक। अब 3D में मोशन कर रहा है, यानी कि 3 एक्सिस पर मोशन जो होता है वो क्या कहलाता है? मोशन इन अ प्लेन कहलाता है। अब इनमें से कोई 2 एक्सिस गायब हो जाएं, कोई 2 एक्सिस, एक एक्सिस गायब हो जाए। मान लो ये यहाँ पर पॉइंट है, तो ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है। अब एक्सिस कितनी हो गई? 2 एक्सिस हो गई। तो इस टाइप्स के मोशन को हम क्या बोलते हैं? 2D मोशन, ठीक है। और 2D मोशन हो या 3D मोशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं। अब देखिए वेक्टर, इसके अंदर पहला टॉपिक होता है, अगर वेक्टर गया तो फिजिक्स गई, याद रखना। यानी कि डायरेक्शन तुम्हारी चली जाएगी और मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिर्फ तुम्हारे पास, अगर मोशन चला गया। सर्कुलर मोशन भी क्या होता है? मोशन इन अ प्लेन होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? मोशन इन अ प्लेन होता है। रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे हैं कि ऊपर से बारिश हो रही है। अब इसके मैं थोड़े से और एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। ये तो हमारा वेक्टर हो गया। अब देखिए सपोज कीजिए सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर मोशन कर रहा है, यहाँ से ये वी वैल्यू, ये इसके एक्स ले लिया और ये इसका वाई ले लिया। सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट कोई पी पॉइंट पर है। अब ये यहाँ से वी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। एक तो डायरेक्शन इसकी कैसी हो गई? एक तो इस तरफ जा रहा है, यानी कि सपोज किया इसका ये एक्सिस एक्सिस हो गया, या एक्स नेगेटिव हो गया, और दूसरा क्या हो गया? ये एक डाउनवर्ड मोशन है। तो इस टाइप्स का मोशन क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन, वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। अब देखते हैं प्रोजेक्टाइल की बारी। अब देखिए प्रोजेक्टाइल क्या होता है? यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्रोजेक्ट किया, तो मोशन एक तो एक्स एक्सिस में जा रहा है, एक एक्स एक्सिस में आगे की तरफ बढ़ रहा है, और एक वाई एक्सिस में। मतलब कोई फुटबॉल है वो हमने इसमें फेंकी, यहाँ से अगर हम उसको किक करेंगे तो किक करने के बाद में क्या देखेंगे कि बॉल ऊपर की तरफ भी मोशन करती है, यानी कि वाई डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरा एक्स एक्सिस में भी आगे की तरफ बढ़ रही है। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? यानी कि 2 डायमेंशन मोशन में देखना है। सपोज कीजिए बारिश यहाँ से हो रही है,
ठीक है, और आदमी इस तरफ चल रहा है, कोई बारिश है, कोई आदमी हो रही है, यानी कि कोई बारिश हो रही है वो इस तरह से। अब ये छाता इधर की तरफ खोलेगा तो इसमें देखिए एक तो बारिश का मोशन है, बारिश डाउनवर्ड आ रही है, और ऑब्जेक्ट क्या ना हमारा कोई ऑब्जेक्ट है या कोई आदमी है वो इस तरह से मोशन कर रहा है। तो इन टाइप्स के मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन इन अ प्लेन। अब देखिए इस प्लेन को समझने के लिए हमें सबसे मेजर कंसेप्ट जो होता है वो होता है वेक्टर। वेक्टर क्या चीज़ है, अब हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर। और देखिए वेक्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, डेफिनेशन पढ़ेंगे, पोजीशन इन अ वेक्टर, स्पेस या प्लेन या जो भी है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप क्या है, वेक्टर का एडिशन क्या होता है। तो देखिए वेक्टर का एडिशन 3 तरीके से होगा, ठीक है। एक तो होता है ट्राइंगल मेथड, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ट्राइंगल मेथड, ठीक है। दूसरा होता है हमारा पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम मेथड। दूसरा होता है हमारा यानी कि ये हो गया, इसको बोलते हैं पॉलीगॉन मेथड, क्या बोलते हैं इसको, पॉलीगॉन मेथड। ट्राइंगल मेथड के अंदर क्या होगा, एक ट्राइंगल फॉर्म कराएंगे। पैरेललोग्राम क्या होगा, इसके अंदर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। पॉलीगॉन मेथड में क्या होता है कि ना ट्राइंगल फॉर्म होगा ना पॉलीगॉन फॉर्म होगा, वो पैरेललोग्राम, इसको हम किसी भी डायरेक्शन में जोड़ देते हैं। उसके बाद आता है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो देखिए अब सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन क्या है, ठीक है, यानी कि वेक्टर की जो डेफिनेशन है उसको क्या बोलते हैं, इससे पहले हम समझ लेते हैं इसको, ठीक। ये हो गया हमारा मोशन इन अ प्लेन, समझ रहे थे। वेक्टर क्या चीज़ है, यानी कि डेफिनेशन उसकी कहती है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, डायरेक्शन भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर, ठीक है। यानी कि बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। अब जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए हमारे, सबसे पहली जो आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद में आती है हमारी वेलोसिटी, क्या आती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के बाद में क्या आता है हमारा, एक्सेलरेशन। क्या आता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद में आता है मोमेंटम, क्या, मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद में आता है टॉर्क, हमारा टॉर्क भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब उसके बाद में आता है एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये सब क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इनके साथ में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। जैसे सपोज कीजिए, वेक्टर को समझते हैं, ये मैंने लिखा केवल 2 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, इसको बोल दिया, इसके ऊपर मैंने लगा दिया वेक्टर और इसके ऊपर कुछ नहीं लगाया, ठीक है, ये इस तरह से। तो इसका मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट था, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है, मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है इसका केवल 2, और यहाँ पर इसके ऊपर ये वेक्टर लगा हुआ है। तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड तो 2 है लेकिन इसके पास कुछ डायरेक्शन है, ये किसी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, ठीक। अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर, सपोज कीजिए कि कोई वेक्टर है, अब इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब है इसके ऊपर एक एरो लगा के हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और इसके ऊपर अगर हमने इस तरह से कैप लगा दिया तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और केवल ये है, इसको बोलते हैं मोड ऑफ वेक्टर, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ये डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसको बोलते हैं हम वेक्टर। क्या बोलते हैं, इसको वेक्टर। इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, ठीक। तो ये हो गया हमारा वेक्टर। अब वेक्टर को समझने के लिए एक चीज और होती है, जहां पर एरो होता है इसको बोलते हैं हम हेड। क्या बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, ठीक। और इसको हम क्या बोलते हैं, टेल। क्या बोलते हैं, टेल। क्लियर हो गया इतना। अब सबसे पहली चीज आती है कि कोई वेक्टर की इक्वेशन है, तो उसको इक्वेशन को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हमें कोई क्वांटिटी दी हुई होनी चाहिए, ठीक। सबसे पहले हम क्या है ना, वेक्टर को बनाना सीख लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि आपको ये 3 पॉइंट दिए हैं, इफ पॉइंट इज, ठीक, इफ पॉइंट इज 2, 3, 4, मान लो इस तरह से दिया हुआ है। अब मैं कहता हूं इसकी वेक्टर की इक्वेशन कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए जब हम पॉइंट कंसीडर करते हैं तो पॉइंट को हम कैसे लिखते हैं, पॉइंट, यानी कि जो कोई पॉइंट है
2,3,4 यानी कि x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे। अब मैंने इससे कहा है कि इसकी वेक्टर की इक्वेशन बना दीजिए। इसकी वेक्टर की इक्वेशन क्या होगी? तो वेक्टर की इक्वेशन होगी वेक्टर r इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2 यानी कि 3j कैप प्लस 4k कैप। अभी जो इक्वेशन बताई थी ना मैंने, वेक्टर r इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है, ये हो गई। यानी कि x एक्सिस पर कितना पॉइंट आ रहा है? 2 पॉइंट आ रहा है। y एक्सिस पर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और z एक्सिस पर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि जो कोई वेक्टर है वो वेक्टर जो है x एक्सिस में 2 पॉइंट जा रहा है और y एक्सिस में 3 जा रहा है, z एक्सिस में कितना जा रहा है? 4 जा रहा है। यानी कि अगर हम इसको प्लेन के अंदर बनाएंगे इस तरह से, ठीक, ये कोई हमने प्लेन ले लिए और सबसे पहली चीज ये तीनों जो प्लेन होते हैं x y z, यानी कि ये प्लेन क्या है? यानी कि 3 एक्सिस ऑल एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब कि दोनों जो डायरेक्शन है यानी कि जो एक्स एक्सिस है, दोनों एक्सिस के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बनने होगा। यानी कि एक्स वाई भी क्या बनाएंगे? 90 डिग्री, और एक्स जेड भी क्या बनाएंगे? 90 डिग्री, और वाई जेड क्या बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल इनके बीच में बन रहे हो। तो एक कंडीशन हमको यहाँ से मालूम चल जाती है। अगर कोई डायरेक्टली हमसे पूछ ले कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर के बीच में एंगल कितना होता है, तो हम एंगल को रिप्रेजेंट कर देते हैं π/2 से, यानी कि 90 डिग्री एंगल होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक। अब सपोज किया ये 2,3,4 थे, हम इसको चले 1 2 3 4, डायरेक्ट क्वांटिटी कितनी आ रही है? 4 तक जा रही है, 2 3 4 1, इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से हमने ले लिया। अब x एक्सिस पर ये आ रहा है, तो x एक्सिस पर 2 पॉइंट तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर आ गया 2 कहीं, और y एक्सिस पर कितना जा रहा है? 3 पॉइंट, तो 1 2 3 ये ले लिया हमने y एक्सिस पर। और z एक्सिस पर कितना आ रहा है? z एक्सिस पर आ रहा है वो 4, 1 2 3 4, यहाँ पर कहीं आ रहा है पॉइंट, ठीक, ये पॉइंट आया। अब इसको हमें वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करें कि या तो इस पॉइंट को हम इस तरह से मिला दें, ये कंडीशन बन गई, या फिर हमने इस पॉइंट को ले लें। अगर हम P यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2,3,4, अगर हम P यहाँ ले रहे हैं तो हमको लिखना पड़ेगा 2,3,4। ये तो पोजीशन आ गई स्पेस में, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसी को हम बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी कंडीशन हो गई। अब बात आती है टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, ठीक। टाइप्स ऑफ वेक्टर हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में पहले देख लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर या पोजीशन इन अ स्पेस। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या देखते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखिए मैं इसको 2D में समझाऊंगा और 3D की इक्वेशन लिख दूंगा, ठीक है। ये हमने कोई स्पेस बना लिया x और y, एक्स वाई स्पेस है। सपोज किया हमने कि ये कोई पॉइंट था हमारा P, यहाँ पर A पॉइंट या P पॉइंट पर हम यहाँ पर थे, A पॉइंट हमने ले लिया इसको, ठीक है। अब ये क्या होगा, कुछ टाइम बाद इस तरह से डिस्प्लेस हो जाए, अपने A पॉइंट से कहाँ की तरफ डिस्प्लेस हो जाए? B पॉइंट की तरफ डिस्प्लेस हो जाए, यानी कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, हमारा पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है, A और B। तो ये जो कंडीशन है यानी कि A से B, सपोज किया ये डेल R डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से, और ये इसका R1 वेक्टर था और ये इसका R2 वेक्टर था, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा? डेल्टा R हो गया। अब देखिए इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं हम ट्राइंगल लॉथल, यानी कि हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ गया है और दूसरे वेक्टर के टेल से फिर हेड जुड़ गया है, तो ये हो जाएगा, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया R1 प्लस डेल R इज इक्वल टू कितना हो गया? R2। तो डेल आर क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, R2 माइनस R1, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, इसको लिखेंगे कैसे? अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है? न्यूमेरिकल कि वेक्टर R का जो फर्स्ट पोजीशन है यानी कि R1 इक्वल टू था 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है, और R2 हमारा कितना था? i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है हमारा, या हम इसको कर लेते हैं प्लस 8 कैप। क्या कर लेते हैं? प्लस 8 कैप। तो अब हमें क्या निकालना है? इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है स्पेस में। कहाँ निकालना है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन हमें याद है, ये पोजीशन हो गई या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, तो ये हमारा हो गया, यानी कि R2 माइनस R1 कर देंगे। अब हम R2 माइनस R1, डेल्टा R क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है। R2 माइनस R1 हम जैसे ही करेंगे तो जो हो गया, R2 हमारा कितना दिया हुआ है, यानी कि i कैप प्लस 4j कैप
प्लस 8 के कैप, ठीक है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं, R2 फाइनल है, ये कितना हो गया 2i कैप, ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट जैसे हम करेंगे तो i1 प्लस 4ij कैप प्लस 8k कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप। अब i का i के साथ में ऐड हो जाएगा, 3i कैप हो गया, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1 बचा प्लस का j कैप, और 8 और 4 कितना हो गया 12k कैप। यानी कि ये इसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई कि ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इतना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है इसका, ठीक। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर की, किसकी, टाइप्स ऑफ वेक्टर। अभी देखिए ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, अभी कंफर्टेबल हो जाएगा जब इसका एडिशन में समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, अब समझते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है। क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर हमें देखना है, ठीक। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, उसके टाइप्स हमें पता करने हैं। तो देखिए सबसे पहला जो वेक्टर होता है हमारा, उसको बोलते हैं हम, मान लो पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर, ठीक। दूसरा होगा हमारा एंटी पैरेलल, क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक। और तीसरा हम ले लेते हैं क्या नाम उसका, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, ठीक। को इनिशियल हो गया, उसके बाद में हम ले लेते हैं को प्लानर वेक्टर। क्या ले लेते हैं, को प्लानर वेक्टर, ठीक। को प्लानर वेक्टर के बाद में हम ले लेते हैं जीरो वेक्टर। क्या ले लेते हैं, जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर के बाद में हम ले लेते हैं, 5 हो गए। जीरो वेक्टर के बाद में हम लेते हैं क्या, यूनिट वेक्टर। क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर आगे चल, यानी कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर और ले लेता हूं मैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक। अब देखिए पैरेलल वेक्टर क्या होता है। पैरेलल वेक्टर को बोलेंगे हम अगर किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो। क्या हो इसमें, पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज सेम, ठीक। यानी कि पैरेलल वेक्टर किसको बोला जाएगा, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। अब से ऐसे सपोज कीजिए कि ये हमारी कोई कार थी, ये एक रोड है और यहाँ पर एक हमारी कार चल रही है, ठीक। और ये दूसरी कार है, मान लो कोई ये 2 कार है, ये कार ए है और ये कार बी है, ठीक है। अब देखिए दोनों क्या है, दोनों 40 किलोग्राम की, मान लो कितनी है 40 किलोग्राम की है, यानी कि 40 किलोग्राम की दोनों है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम हो गया। अब ये किस डायरेक्शन में जा रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है, एक ये और एक ये, तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। ओ क्या बोलेंगे इसको, पैरेलल वेक्टर। यानी कि ये ए और बी क्या हो गए, पैरेलल वेक्टर हो गए, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर ए विल बी इक्वल टू वेक्टर बी। अब पैरेलल वेक्टर में ये एक कंडीशन हो गई जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है डायरेक्शन सेम है। यहाँ गलती हो गई थोड़ी सी, जब डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। और दूसरी कंडीशन क्या है, डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। दूसरी कंडीशन क्या है कि डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड हमारा डिफरेंट है, ठीक। अब जैसे सपोज करते हैं ये एक हमने रोड ले लिया, इस रोड पर ये आदमी चल रहा है और इस रोड पर ये कोई कार वार है जो चल रही है, ठीक। मान लो ऐसे कोई कार है, ठीक है, इसका वेट है 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम को ले रहा हूं, इसका जो वेट है, ठीक है, वो कितना है हमारा 40 किलोग्राम है। कितना है 40 किलोग्राम। और कार का जो वेट है वो कितना है हमारा 80 किलोग्राम हमने ले लिया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किलोग्राम। यानी कि वेट क्या है, वेट एक वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होती है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब क्या वो डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो इसमें दूसरी कंडीशन क्या होती है, डायरेक्शन मे बी सेम, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट,
ठीक है, यानी कि डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। अब क्या हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाएगी, तो वो चला जाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर के अंदर। यानी कि पैरेलल वेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, दूसरा मैग्नीट्यूड में भी सेम और मे नॉट भी सेम। क्लियर, या सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये हो गया हमारा। अब इसके बीच में एक बात कर लेते हैं कि इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है। देखिए, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल में भी कितना होगा, एंगल विल बी 0 डिग्री होगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का। जब कोई दो लाइन है एक ही डायरेक्शन में होती है तो इनके बीच में दो तरीके के एंगल बनने होते हैं, एक तो 0 डिग्री का बनने होता है और एक 90 डिग्री, उसका 180 डिग्री का। 0 डिग्री का कब लेते हैं, जब दोनों की डायरेक्शन एक जैसी हो। इसका एग्जाम्पल कहाँ पर मिलेगा आपको, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब आप फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी वायर की फाइंड करनी है आपको, तो हम क्या करेंगे, एक वायर लेते हैं, इसके ऊपर ये सरफेस बन जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यानी कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आउटवर्ड होगा और एरियल वेक्टर इसका क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड होगा। अब दूसरी कंडीशन आती है कि वायर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्या है, वायर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इनवर्ड हो जाएगी और एरियल वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाते हैं नेगेटिव कंडीशन में, और पॉजिटिव में क्या होता है, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पैरेलल वेक्टर। अब उसके बाद में बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। तो देखो, एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी एंटी पैरेलल में। क्या होगा, डायरेक्शन विल बी अपोजिट। क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगी। यानी कि अब बात कर रहे हैं एंटी पैरेलल की, तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट, ऑलवेज अपोजिट होगी। ठीक, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ऑलवेज अपोजिट होगी। और दूसरी चीज, मैग्नीट्यूड में भी सेम, और मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम, मे नॉट बी सेम। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। यानी कि डायरेक्शन क्या होगी, सपोज किया ये वेक्टर ए इधर की तरफ है और ये हमारा क्या है, वेक्टर बी इधर की तरफ है। ठीक, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, और डायरेक्शन जब अपोजिट होती है तो एंगल कितने डिग्री का हो जाता है, इसमें 180 डिग्री का हो जाता है। क्लियर, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। अभी कंडीशन बताई थी मैंने क्या, कि एक हमने वायर लिया, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ हो जाएगी, इनवर्ड आ जाएगी, और एरियल वेक्टर क्या होता है, हमेशा आउटवर्ड जाता है। ठीक, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ठीक है, को इनिशियल, अब आता है को इनिशियल। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर क्या है, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर, मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं समझता हूं को इनिशियल वेक्टर क्या समझाता हूं, को इनिशियल वेक्टर। देखिए, अब को इनिशियल वेक्टर की बात करते हैं। को इनिशियल वेक्टर, अब इसमें क्या होगा, को इनिशियल में, यानी कि ये दो वेक्टर है, दो वेक्टर क्या होंगे, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे। ठीक है, यानी कि को इनिशियल इधर रख लूं और इधर और रख लो को प्लानर वेक्टर। ठीक है, को प्लानर वेक्टर समझ लो। और एक होता है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर तो एक ही डायरेक्शन में होंगे दोनों, वो अभी इसको अलग समझाएंगे। को इनिशियल वेक्टर, देखिए सपोज किया ये आपने एक्स वाई प्लेन लिया, क्या लिया, एक्स वाई प्लेन, तो को इनिशियल क्या होगा, यहां से एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि एक ये वेक्टर ले लिया, एक ये वेक्टर ले लिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों का इनिशियल पॉइंट कैसा है, एक जैसा है। क्या ऐसा है, दोनों का को इसका बीच में क्या क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या है, एक ही पॉइंट स्टार्टिंग है, यानी कि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है। और कोप्लानर वेक्टर क्या होता है, देखिए कोप्लानर वेक्टर है कि ये एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर हो, यानी कि सब क्या है, ए मान लीजिए वेक्टर ए इधर की तरफ जा रहा है, वेक्टर बी इधर की तरफ जा रहा है और वेक्टर सी इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक ही प्लेन के अंदर होंगे, किसके अंदर होंगे, सेम प्लेन। ठीक है, और को इनिशियल क्या होगा, ये भी एक ही प्लेन के अंदर है, यानी कि को इनिशियल वेक्टर कोप्लानर हो सकता है, यस, यानी कि को इनिशियल वेक्टर में भी कोप्लानर हो सकता है। ठीक है, लेकिन को इनिशियल वेक्टर जो है
पैरेलल वेक्टर नहीं हो सकते, को इनिशियल वेक्टर पैरेलल वेक्टर नहीं हो सकते, को इनिशियल वेक्टर मे नॉट बी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। जैसे कोई इनिशियल वेक्टर है, अब ये किसी न किसी एंगल पर होंगे क्योंकि ये किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। कोप्लानर वेक्टर के अंदर आप समझते हैं, देखिए कोप्लानर वेक्टर जो है को इनिशियल हो सकते हैं, कोप्लानर वेक्टर को इनिशियल हो सकते हैं। जैसे एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एक तो यही प्लेन हो गया, दूसरा ये ऐसे हो जाए, ये ए बी, तो को इनिशियल वेक्टर क्या है, कोप्लानर हो सकते हैं, लेकिन कोप्लानर वेक्टर को इनिशियल क्या कह रहा हूं, कोप्लानर वेक्टर को इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है। और को इनिशियल वेक्टर मे नॉट बी कोप्लानर, क्लियर, नहीं मे भी प्लानर हो सकते हैं, क्लियर हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं, को इनिशियल हो गया, कोप्लानर होगा, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होगा, इसको मैं इरेज करता हूं, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर मतलब अब इसमें क्या होगा कि इनका लाइन एक ही होगा, कोलिनियर होंगे मतलब एक दूसरे से इस तरह से होंगे, एक ही लाइन पर चल रहे होंगे, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर है। जैसे सपोज कीजिए एक ही रोड पर दो कारें चल रही हैं एक ही डायरेक्शन में, तो वो क्या है, कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर है, यानी कि ये आदमी इधर की तरफ चल रहा है और ये आदमी इसी लाइन में चल रहा है, तो इसकी भी डायरेक्शन इधर है, इसकी भी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। अब बात आती है अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, तो देखिए अपोजिट वेक्टर दो इस तरह से आ रहे हैं, यानी कि दोनों की डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी, क्लियर हो गया, ठीक है, इतना भी समझ में आ गया। अब आता है कोप्लानर हो गया, को इनिशियल हो गया, यूनिट वेक्टर क्या है, ठीक है। उसके बाद में आता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, क्या आता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक। अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होता है किसी के ऊपर इस तरह से एक कैप लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक। अब जैसे हमने सपोज किया ये एक्स वाई और जेड प्लेन है, अब मैं कहता हूं कि एक्स का यूनिट वेक्टर क्या है, तो x का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, ठीक है, क्या होता है, आई कैप। और y का जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लेते हैं जे कैप, और जो z का यूनिट वेक्टर होता है उसको हम क्या लेते हैं, के कैप लेते हैं, क्या लेते हैं, के कैप, ठीक है। अब आते हैं देखो, यानी कि यूनिट वेक्टर हो गया, और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऑर्थोगोनल होगा जब इसके कंपोनेंट x, y और z के टर्म में हम लेंगे तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। यानी कि वेक्टर x, सपोज किया हमने कोई x वेक्टर है, ठीक, x वेक्टर का क्या होगा, यानी कि x वेक्टर है, वेक्टर x है और यूनिट वेक्टर इसका निकालना है, तो x का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप होता है, और वेक्टर x हो गया और मोड ऑफ वेक्टर x, तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है किसका, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है किसका, आई कैप का, यानी कि x एक्सिस का। इसी तरीके से हम जब y एक्सिस का लेते हैं तो वेक्टर के ऊपर y लगा देते हैं और इसको ले लेते हैं हम मोड ऑफ y। इसी तरीके से हम जब z का निकालते हैं तो k कैप और z वेक्टर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर z, तो इनको क्या बोलते हैं हम, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक। यहां पर हो गया हमारा, ठीक है। अब जैसे कोई इक्वेशन आपको दे रखी है यूनिट वेक्टर के बारे में, ठीक है, सपोज किया ये वेक्टर r है और ये हो गया हमारा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस z k कैप, ओ प्लस में लेता हूँ, प्लस 3 कैप और प्लस 6k कैप। अब मैं कहता हूँ इसमें i मतलब x, y और z के ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये टर्म क्या होता है हमारा y, यानी कि इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं पहले हम, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, क्लियर। अब देखिए x की डायरेक्शन में इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, i वेक्टर ले लेंगे, और x कितना है हमारा, यानी कि 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, और इसका हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये तो वैसे 2 हो जाएगा, यानी कि ये 2 आई कैप का ये हो गया। इसी तरीके से हम क्या लेंगे, जे कैप का, तो जे कैप कितना हो जाएगा, वेक्टर 3 अपॉन मोड ऑफ 3, ठीक है।
और यूनिट वेक्टर की वैल्यू वैसे भी 1 होती है, तो इनको अब जब हम काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये हो गया हमारा जेड कैप कितना हो गया, 3 अपॉन कितना है 6 अपॉन मोड ऑफ 6। क्लियर, ये हो गया हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यहाँ पर फिनिश हो गया। टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गए पूरे। अब उसके बाद में बात करते हैं हम एडिशन ऑफ वेक्टर, किसकी, वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक, तो वेक्टर एडिशन के लिए एडिशन ऑफ वेक्टर 3 टाइप्स से होता है। ठीक, सबसे पहला होगा ट्राइंगल मेथड। ठीक, दूसरा है हमारा पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, और एक होता है हमारा पॉलीगॉन मेथड। ये 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, ट्राइंगल बना के बनाएंगे और इसमें पैरेललोग्राम बनाएंगे, उसमें कोई भी शेप हम बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं ट्राइंगल मेथड क्या है। ठीक है, तो देखिए ट्राइंगल मेथड क्या होगा, इसमें सबसे पहली चीज़ एक तो होगा हमारा वेक्टर, कोई 2 वेक्टर होंगे, यानी कि 2 वेक्टर होंगे, और दूसरा एक होता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि 2 वेक्टरों को जब हम जोड़ें तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या होती है, देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये वेक्टर ए ले लेते हैं हम पहले। ठीक है, और ये हमने ले लिया वेक्टर बी। ठीक, चाहे ट्राइंगल हो, पैरेललोग्राम हो, पॉलीगॉन हो, मेथड क्या है, जोड़ने का। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर को, ठीक है, दूसरे यानी कि पहले वेक्टर के हेड को, किसको, पहले वेक्टर के हेड को, ठीक है, दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ते हैं, दूसरे वेक्टर के टेल से ऐड कर देते हैं। ठीक, यानी कि ये होगा हमारा, ये कोई वेक्टर लिया हमने, वेक्टर ए, ठीक, और 2 वेक्टर बी है। अब इसको ट्राइंगल फॉर्म बनाना है, तो दूसरे वेक्टर का हम क्या लेंगे, टेल लेंगे, और पहले वेक्टर का लेंगे हेड, इसको हम जोड़ देंगे। ठीक, अब कैसे जोड़ेंगे इसको, ये हो गया। अब इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मैं रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या वो करेंगे हम, पहले वेक्टर के, अब क्या करेंगे, पहले वेक्टर के टेल को, यानी रिजल्टेंट वेक्टर के टेल से, किसको, पहले वेक्टर की, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के टेल से और दूसरे वेक्टर के हेड से जोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा वेक्टर r इजिकल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ये रिजल्टेंट हमारा निकल कर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में आता है पैरेललोग्राम मेथड। एक चीज़ और समझ लें, ठीक है, इसमें हम समझेंगे पहले 2 वेक्टरों के बीच में एंगल क्या होगा। ठीक है, यानी कि इसमें हमें समझना होता है एंगल वेक्टर, क्या होता है, एंगल वेक्टर हमें समझना है। ठीक, अब देखिए एंगल वेक्टर समझने के लिए पैरेललोग्राम में हम क्या करेंगे कि पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के टेल से ऐड कर देंगे। ठीक, ये इस तरह से, ये वेक्टर ए हो गया, इसके टेल को दूसरे वेक्टर के टेल से, यानी कि ये वेक्टर बी हो गया, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में अब क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको बोल दिया हमने थीटा, इसको बोलते हैं एंगल वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, एंगल वेक्टर बोल देते हैं। क्लियर, एंगल वेक्टर बोल देते हैं। अब क्या करेंगे, जब इसका रिजल्टेंट फाइंड करना होगा हमें, ठीक है, तो ये रहा हमारा रिजल्टेंट। इसके क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए अब क्या करते हैं, दोनों वेक्टरों की टेल को और रिजल्टेंट की टेल को जोड़ देते हैं, तीनों को ऐड कर दिया हमने। ये इसका हमारा कुछ रिजल्टेंट आ गया यहाँ पर, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया हमारा वेक्टर आर। क्या आ गया, वेक्टर आर। अब क्या करते हैं, इसके सिमिलर हम क्या करते हैं, एक वो बना लेते हैं, एक वेक्टर बना लेते हैं। इसके सिमिलर हमने यहाँ पर वेक्टर को शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पर हमने शिफ्ट करा। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर भी है, ये क्या होगा, सिमिलर वेक्टर है, ये भी वी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और दूसरी का इसको हमने थोड़ा सा ऐसा बना लें, यहाँ से इस वेक्टर को इसके ऐड से ऐड करेंगे, ये ऐड हो गया, ये रहा। और फिर क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक वेक्टर को हम यहाँ से ऐड कर देंगे। जैसे हमने ऐड किया तो ये वेक्टर क्या था हमारा, ये वेक्टर बी था, और ये क्या था, वेक्टर ए था। तो ये भी क्या कर रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर बी रिप्रेजेंट करेगा। अब उसके बाद में जब ये एंगल थीटा है तो अगला भी एंगल कैसा होना चाहिए, थीटा, यानी कि यहाँ से कुछ एंगल थीटा बना लेगा और यहाँ से कोई हम इमेजिनरी पॉइंट बना लेंगे।
ये हमारा इमेजिनरी पॉइंट हो गया। ये 90 डिग्री पर होता है, कितने डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमको ये ओ ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं पी, और इसको पॉइंट ले लेते हैं क्यू, और इसको ले लेते हैं आर। ये पी क्यू एस ले लेते हैं क्योंकि आर रिजल्टेंट वेक्टर हमारा यहाँ पर है। अब हमें क्या करना है, इसको हमने ले लिया आर एस टी ले लिया इसको। तो अब देखिए हमें पी टी की डिस्टेंस पता नहीं होती है, क्यू टी की डिस्टेंस पता नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब ये वेक्टर बी था तो इसको भी हमने क्या ले लिया, वेक्टर बी ले लिया, यहीं पर ही दिखा दिया था मैंने। अब यहाँ से हम ट्राइंगल वाली इक्वेशन लगा लेते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री की। साइन थीटा इजकल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, साइन थीटा हमें निकालना है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, साइन थीटा इजकल टू लंब बटे काड़, यानी कि ये हो गया हमारा क्यू टी, और काड़ हो गया हमारा वेक्टर बी। तो क्यू टी यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर बी साइन थीटा, हमें ये फाइंड करना था। और कॉस थीटा ये कितना हो जाता है हमारा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी कॉस थीटा। अब देखिए ये जो रिजल्टेंट आया है, इस रिजल्टेंट के बीच में और बेस के बीच में जो एंगल बनता है, वो रिजल्टेंट एंगल हमने ले लिया अल्फा ले लिया। क्या ले लिया हमने, अल्फा। तो इस मेथड के अंदर क्या होगा, इस मेथड में एक इक्वेशन मिल जाती है हमको, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर आर इजिकल टू होता है हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड, ठीक। अब इसी तरीके से हमें रिजल्टेंट की एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है हमको, रिजल्टेंट एंगल। तो रिजल्टेंट एंगल के लिए फॉर्मूला हो जाता है हमारा tan अल्फा इजिकल टू बी साइन थीटा अपॉन tan अल्फा इजिकल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट एंगल। क्या होता है ये, रिजल्टेंट डायरेक्शन, ये रिजल्टेंट एंगल बोलते हैं उसको, या फिर बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अब दो वेक्टरों को हमें इस तरह से, या तो हम ट्राइंगल से ऐड करें, या फिर हम क्या करेंगे, उसको पैरेललोग्राम से ऐड कर देंगे। अब पॉलीगॉन मेथड के अंदर क्या होता है, देखिए पॉलीगॉन मेथड में हम क्या करते हैं कि दो से ज़्यादा हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, कितने भी वेक्टर हो, उनको हम एक अलग फॉर्म बनाते हैं। पॉलीगॉन में कुछ भी शेप बन सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ये डायरेक्शन हो गई। अगर हम इसके बीच में, यानी कि ये तो बेस था, और अगर हम इसके बीच में कुछ एंगल ले लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारा बीटा। अब यहाँ पर क्या होगा, tan बीटा इजकल टू, सब चीज़ उल्टा होने लगेगा, यानी कि यहाँ पर बी साइन थीटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यानी कि रिजल्टेंट की इक्वेशन तो वही रहेगी, और tan बीटा जब हम फाइंड कर रहे होंगे तो बी की जगह कितना होगा हमारा, ए साइन थीटा अपॉन यहाँ होगा बी प्लस ए कॉस थीटा। तो ये डायरेक्शन हो गई किसके रेस्पेक्ट में, वेक्टर बी के रेस्पेक्ट में, और ये डायरेक्शन हो गई वेक्टर ए के रेस्पेक्ट में जो बेस पे है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा ट्राइंगल मेथड हो गया, पैरेललोग्राम मेथड हो गया। अब हो गया हमारा डायरेक्शन वेक्टर, ये कुछ, ठीक है। अब इसके ऊपर हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। पॉलीगॉन मेथड को भी हम समझा देंगे, ठीक। ट्राइंगल मेथड हम ले रहे हैं, ठीक है साहब। सबसे पहली चीज है कि आपको एक इक्वेशन दे दी गया है। क्या दे दिया है, एक इक्वेशन दे दी गई, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप। अब इसमें आपको कहा जा रहा है कि पहले तो हम वेक्टर ए से ले लेते हैं, केवल इसी पर डायरेक्शन देखते हैं कि कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक। या दूसरा वेक्टर और ले लेते हैं, वेक्टर बी ले लेते हैं, 3i कैप प्लस 2j कैप। इस तरह से कोई दो वेक्टर हैं, ठीक। और ये कह रहा है कि इन दोनों वेक्टरों को हमें सबसे पहले क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए प्लस बी फाइंड करना है। हमको क्या करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है। और फिर उसके बाद में कह रहा है कि ए प्लस बी जो फाइंड होके आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है हमको। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। और उसके बाद में इसकी डायरेक्शन और निकालनी है हमको। क्या निकालनी है, डायरेक्शन, ठीक है। ये दो वेक्टर हमने ले लिए। अब जब इनको ऐड करेंगे तो इनका कुछ रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप। अब जैसे ऐड करेंगे तो i के साथ में जुड़ता है और j के साथ में जुड़ेगा, तो 2 और i कितने हो गए, 5i, और 2i कितने, 2j कितने हो गए, 4j हो गया। ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट हो गया तो ये तो x एक्सिस पे चला गया, ये किसके इक्वल हो गया, वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, वाई जे कैप हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में कह रहा है मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों का अंडर रूट निकाल लेंगे, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर।
ये कितना हो गया, 5 5 से हो जाएगा 25 और 4 4 से कितना हो गया 16 हो गया। तो ये हो गया 5 और 6 कितना हो चुका हमारा, 5 और 6 हो गया हमारा 6 10 11, 3 और 2 1 3 और 1 4, √41 आ गया। क्या आ गया हमारा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √41। अब कहना है कि इस मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन निकालनी है, इसकी डायरेक्शन। तो देखिए यानी कि डायरेक्शन जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा tan अल्फा, ठीक है। और tan अल्फा इजकल टू कितना होता है y/x, ठीक है। यानी कि y/x हो जाएगा, तो इसको रखेंगे हम y को, ये y है, यहाँ से y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, y इजकल टू 4, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x इजकल टू 5। तो ये हो जाता है y/x, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारा 4/5, यानी कि जो इसकी डायरेक्शन हो गई वो कितनी हो गई, अल्फा इजकल टू tan इनवर्स 4/5, ठीक है। ये इसका डायरेक्शन हो गया। अब दूसरी चीज़ है कि इस पर एक वेक्टर और दे देता है, कहता है कि 2 वेक्टर हैं, ठीक है। यानी कि 2 वेक्टर हमने कुछ ले लिए, मैग्नीट्यूड हो गया हमारा, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब 2 वेक्टर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 वेक्टर ले लेते हैं, और इसका हमें फिर रिजल्टेंट फाइंड करना है। देखिए थीटा इजकल टू दिया है आपको कितना, 90 डिग्री, कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, और वेक्टर ए इजकल टू दिया है आपको थीटा इजकल टू 90 डिग्री ले लिया आपने, और वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड एक जैसा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, वेक्टर आर इजकल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूले लगा लेंगे हम। और थीटा इजकल टू कितना हो गया cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा cos 90 हो जाएगा हमारा कितना 0, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा √2a², ये तो ऐड हो गया। तो इसका रिजल्टेंट कितना आ गया, रिजल्टेंट आ गया a√2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीगॉन मेथड की। किसकी बात करते हैं, पॉलीगॉन मेथड। अब देखिए पॉलीगॉन मेथड में हम क्या करेंगे कि सपोज कीजिए पॉलीगॉन मेथड, ठीक। पॉलीगॉन मेथड में हमने लिए कोई वेक्टर ए बी सी और डी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर के, पहले वेक्टर के टेल को, यानी कि पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ देंगे, ये हो गया वेक्टर बी। अब सपोज किया कि वेक्टर सी हमारा कुछ इस तरह से गया, और इसका पहले रिजल्टेंट फाइंड कर लें। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कुछ रिजल्टेंट आएगा, तो वो एक ट्राइंगल वाली कंडीशन है, ये इसका हेड हो गया। अब ये कितना हो गया, वेक्टर आर हो गया। वेक्टर आर इजकल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब क्या करेंगे, इसके ये जो वेक्टर ए और बी जो आया, इनके रिजल्टेंट को वेक्टर सी से ऐड करना है। किससे ऐड करना है, वेक्टर सी से। तो अब हम क्या करेंगे, फिर इसके रिजल्टेंट, यानी कि ये इन दो का रिजल्टेंट हो गया, लेकिन वेक्टर सी की नहीं है, ये आर वेक्टर हो गया कुछ। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे ऐड कर देंगे कुछ मिला के इस तरह से। तो जो हो जाएगा हमारा वेक्टर आर हो गया, आर के बाद में ले लेते हैं हम एस। तो वेक्टर एस कितना होगा, वेक्टर आर प्लस वेक्टर सी, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर एस। अब क्या करना है, हमें वेक्टर डी और लेना है। तो सपोज कि वेक्टर डी को हमने इस तरह से ले लिया, तो ये हो गया वेक्टर डी। अब हम क्या करेंगे, यानी कि वेक्टर डी को वेक्टर डी हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो जब इसका रिजल्टेंट लेंगे तो हम क्या करें, इसको इसके हेड से जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस के बाद में आ गया वेक्टर टी। तो वेक्टर टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर एस प्लस वेक्टर डी। इसको बोलते हैं हम पॉलीगॉन मेथड, ठीक है। यानी कि वेक्टर आर जो है वो क्या ऐड कर बता रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और वेक्टर एस क्या बता रहा है, वेक्टर एस बता रहा है वेक्टर आर प्लस वेक्टर सी। और वेक्टर सी की एक आर की वैल्यू इसके अंदर रख दें, तो ये हो जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वेक्टर एस का रिजल्टेंट टोटल ये हो गया। अब एस के बाद में क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो वेक्टर टी इज इक्वल टू कितना होता है, वेक्टर एस प्लस वेक्टर डी। और वेक्टर एस की वैल्यू उठाएंगे हम, ये रख देंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर टी। तो ये हो गया हमारा वेक्टर टी। इसको बोलते हैं पॉलीगॉन मेथड। पॉलीगॉन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब वेक्टर पॉलीगॉन मेथड के बाद में हम ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। क्या लेते हैं हम, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है कि पहले वेक्टर की डायरेक्शन दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में अपोजिट कर देते हैं, या दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन पहले के रेस्पेक्ट में अपोजिट कर देंगे।
यानी कि वेक्टर एडिशन ही होता है ये भी, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए? सब्ट्रैक्शन के लिए डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन इन अपोजिट। अगर वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर की तरफ है और वेक्टर बी की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, तो वेक्टर बी की डायरेक्शन हम कहाँ ले लेंगे? इधर की तरफ ले लेंगे। अब जब इसको ऐड करना है, सपोज किया ये वेक्टर ए था, ठीक, अब वेक्टर ए को हम क्या करेंगे? इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, इस तरह से हमने इसको लाया, ये वेक्टर बी हो गया। अब क्या करेंगे? पहली कंडीशन के हिसाब से अब पहले वेक्टर के हेड टेल को रिजल्टेंट वेक्टर के टेल से और इसके हेड से इस तरह से जोड़ देते हैं, यानी कि दोनों के टेल से जुड़ेगा। तो ये हो गया वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। और दूसरा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो यहाँ हो जाता है हमारा वेक्टर खत्म, मतलब वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हमारा हो चुका। अब इसके न्यूमेरिकल देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पढ़ाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, और कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के बाद में हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और उनकी प्रॉपर्टी, फिर उनके कुछ न्यूमेरिकल, ठीक है।